हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, हम अपने फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिजिक्स की यूनिट नंबर 5 इसमें पढ़ेंगे हम। यूनिट नंबर 5 नंबर क्या है? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो इसमें कई सारे, एक सिस्टम के अंदर कई सारे पार्टिकल होंगे तो उनका मोशन हम पढ़ेंगे। जैसे सेंटर ऑफ मास, तो किसी एक्सिस के अलोंग जो है रोटेशन होगा उसके अंदर। तो जैसे जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है, फॉर्मूले जो हैं वो यूजफुल आएंगे इसमें। तो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें अगर उसको हम रोटेट करते हैं तो उसके हर एक पार्टिकल जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें, तो वो रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखो, नाम ये दिखा है सेंटर ऑफ मास। कोई भी एक बॉडी है तो उसमें एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बॉडी है, इसमें कोई एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है। इमेजिनरी पॉइंट मीन्स कहीं पे भी हो सकता है वो, अकॉर्डिंग टू उसकी कंस्ट्रक्शन वो हम पॉइंट निकाल सकते हैं कि वो कहाँ होगा पॉइंट। तो उस पॉइंट के ऊपर इस बोर्ड का सारा मास इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब वहाँ पे सारा का सारा मास जो है एक पॉइंट पे हम मान सकते हैं। देखो, जैसे ये बोर्ड है, काफ़ी बड़ा है ना, तो इसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग मास होगा। तो इसका पूरे का बॉडी को हम एक बॉडी ट्रीट करें, एक पॉइंट ट्रीट करें, तो वो होगा सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे इस पूरे का मास जो है एक ही पॉइंट पे होगा। ये लगभग जो है सेंटर के आसपास ही आता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट का पूरा मास जो है कंसंट्रेट हो एक ही पॉइंट पे। ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास होता है। अगर टू बॉडी सिस्टम है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मासेस के, m1 और m2, इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास जैसे r1 और r2। तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास जैसे निकालना हो तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? इसका फॉर्मूला तुम याद रखो, सीधा सीधा क्या है? m1 r2 प्लस m2 r1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। समथिंग इट इज लाइव इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब इसका मास ज़्यादा होगा तो इसकी तरफ आ जाएगा, इसका मास ज़्यादा होता है इसकी तरफ आ जाएगा। मतलब इसके बीच में कहीं लाई करेगा ये सेंटर ऑफ मास, और उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये r वेक्टर। ठीक है, और इसका मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का दोनों का एडिशन m1 प्लस m2, टोटल मास मैंने बताया टोटल मास होगा। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, तो यहाँ पे एक सन है मान लिया मैंने, और उसके अराउंड जो है सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते हैं। मेन पॉइंट क्या है? किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? तो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन, और जो पूरा है हमारा सिस्टम है, अर्थ वगैरह है, सारे प्लैनेट है, उनका सेंटर ऑफ मास है नियर बाई टू सन। क्योंकि सन जो है उसका मास काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो ये सन के बिल्कुल ही पास में है सेंटर ऑफ मास, तो वहाँ पे उस पॉइंट के अराउंड जो है सब कुछ, सारे ऑब्जेक्ट जो है घूमते हैं। सन भी उसी की पॉइंट के अराउंड घूमता है। तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है सारे प्लैनेट, सारे स्टार्स, सारे जो भी एस्टेरॉयड हैं, सारे इसी के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, तो ये बात में ध्यान रखनी है आपको, सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो है घूमते हैं, ना कि सन के अराउंड। ठीक है, पर ये पॉइंट जो है बिल्कुल सन के, कई बार तो इसके ऊपर ही आ जाता है, कई बार इसके सन के आसपास ही रहता है। क्योंकि जो है रेगुलरली जो है ये क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स जो हैं, तो जो सन के पास में आएंगे तो जो है ये पॉइंट जो है थोड़ा सा खिसक जाएगा, या दूर जाएंगे तो थोड़ा पॉइंट खिसक जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास आ गया दो बॉडी सिस्टम का। आ गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट आ गया अकॉर्डिंग टू टू बॉडी सिस्टम। मैंने लिया m1 और m2 मास, r1 और r2 उनके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये आ गया, सेंटर ऑफ मास का मास ये आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब इसमें स्पेशल केस अगर मान लो ये करना है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास जो है बराबर हो, m1 प्लस m2, सॉरी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कोई भी m मान लो। ठीक है, तब क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का मास हो जाएगा 2 टाइम्स m, है ना। पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ से देखो, चेक करो जरा क्या आएगा। m कॉमन आ जाएगा तो r1 प्लस r2 और डिवाइड बाई 2m, तो m से m कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ? r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों का मास सेम है तो ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये बिल्कुल बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से लाई करेगा अगर दोनों का मास जो है सेम है तब। तो ये स्पेशल केस था हमारे पास।
तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है इस पॉइंट से। आगे हम चलते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे मैं करता हूँ। अब अगर फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर वो जीरो होता है तो क्या होगा, उसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। हमने ये पढ़ रखा है, फोर्स अगर जीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो उस केस में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अब इसका एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, ये जैसे मेरे पास एक बम है, बम आपने देखा होगा है ना, एटम बम या फिर कोई भी नॉर्मल बम है जो है, ठीक है। अब ये रेस्ट में है, फिलहाल जो है रेस्ट में है, इसकी मैंने पिन निकाल दी तो ये क्या होगा, फट जाएगा ना। तो रेस्ट में है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम जो है इसका कितना है, जीरो है। अगर इसको मैं स्पेस में रखूं, कहाँ पे, स्पेस में, और इसकी मैंने पिन निकाल दी, तब क्या होगा कि अगर ये फट गया हमारे पास, जैसे ये बम है और ये फट गया अलग अलग हिस्से में, इसके जैसे कई सारे टुकड़े हो गए, तो एक हिस्सा इधर जा रहा है, 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 एक इधर, सारे चारों तरफ जाएंगे इस चीज़ के, है ना। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा इन सभी हिस्सों का, टोटल लीनियर मोमेंटम, बात ध्यान रहे, टोटल लीनियर मोमेंटम हर एक मास का कुछ वेलोसिटी होगी सबकी, है ना, अलग अलग। तक ये जो है फुटेगा तो अलग अलग वेलोसिटी से निकलेंगे बाहर सारे के सारे जो ये भी टुकड़े होंगे वो। तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, इस केस में भी जीरो ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है इस बम का फटने के बाद भी वहीं बीच में ही रहेगा, अगर इसका बीच में है तो। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगा दे, मतलब उसको कोई धक्का ना दे या फिर कुछ और ना हो जाए, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, जो तुम्हें याद रखना है, ध्यान रखना है। ये हमने वैसे पहले भी पढ़ रखा था, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अप्लाई करना अभी सीखा हमने, है ना। तो कोई भी बम हो जैसे उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, फटने के बाद भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा। अलग अलग टुकड़ों की अलग अलग वेलोसिटी होगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सब, तो लीनियर मोमेंटम जो है जीरो ही आएगा। अब देखो एंगुलर जब भी चीज़ें आती हैं, एंगुलर मोशन आता है तो कुछ एक टर्म है जो यूज आती हैं, जैसे लीनियर में क्या क्या आती है, वेलोसिटी आती है, लीनियर एक्सेलरेशन आता है, तो वो सब लीनियर डिस्प्लेसमेंट आती है। तो सेम ऐसे एंगुलर के केस में है और उनकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन भी है। तो एंगुलर मोशन की ऑब्जेक्ट की चीज़ें क्या क्या है एंगुलर मोशन के अंदर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, वो क्या होगी एंगुलर। जैसे मैं एक सर्कुलर पाथ में जा रहा हूँ, ये मेरा सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट किया और मान लो यहाँ तक पहुँच गया, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट की, ये तो होगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ। और ये जो होगी एंगुलर, ये होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ये हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट विद टाइम चेंज होता है तो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, जिसको हम लिखते हैं ओमेगा से, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन आती है, वो क्या है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ही याद रखो इसको, स्केलर फॉर्म में होगा तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट कर देना है। ओमेगा क्रॉस r है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है हमारे पास रेडियस वेक्टर, ये है रेडियस r, ठीक है, एंगुलर मोशन में। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन वो उसको हम लिखते हैं अल्फा से, और वो क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी, ये होगा अल्फा। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन होती है, वो क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ये आती है, तो इसको भी ध्यान रखना है तुम्हें। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जैसे हमने लीनियर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट माना था तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी, तो सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन है, तो मैं सीधा इनको लिख रहा हूँ एंगुलर मोशन के अंदर, फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन
तो इसके लिए कुछ इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है? ये है ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नोट क्या है? इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है? इसमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल। ये बात ध्यान रखनी है। अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी जो है टाइम है। सिमिलरली नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमने ये पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सेम ऐसे ही है यहाँ पे भी। s की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, प्लस में हाफ ए की जगह अल्फा आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना, लीनियर मोशन में। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, जो भी एंगुलर की चीजें हैं वो यूज होंगी यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। जो 3 इक्वेशन है हमारे पास, ये एंगुलर मोशन की है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन है, ये हमारे पास है। ठीक है, देखो इनके ऐसा यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे लीनियर वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? ओमेगा की, या फिर इसकी डब्ल्यू की, वो क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि थीटा बाई टी है, थीटा की जो है रेडियन है और टी की टाइम की सेकंड है। एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट भी तुम्हें याद रखनी है, यूनिट भी पूछ सकते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सीधे मैं फॉर्मूले ही लिखवा रहा हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो धीरे धीरे मैं बता भी रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट भी साथ के साथ। नेक्स्ट इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ एनर्शिया। एनर्शिया जो है, एनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी, जड़त्व, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। तो एनर्शिया जो है, जैसे लीनियर मोशन में क्या होता है? मास एक्ट करता है एज ए एनर्शिया, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एंगुलर मोशन में इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लिखते हैं आई से। तो जैसे मास होता है, मास रिएक्ट करता है एज ए इनर्शिया इन लीनियर मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिएक्ट करता है एज ए इनर्शिया इन एंगुलर मोशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इनर्शिया का हम डायमेंशन फॉर्मूला भी चेक करेंगे क्या आता है। एक फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले इनर्शिया को एक बार समझ लेते हैं क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स एक इनर्शिया है एंगुलर मोशन में, इनर्शिया मतलब जड़त्व है। इनएबिलिटी टू मूव, निष्क्रियता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लग जाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होता है क्या है? मास विद प्रोडक्ट ऑफ मास विद रोटेशन एक्सिस विद सेपरेशन आर। कोई भी पॉइंट है हमारे पास ऐसे R1 R2, और ये हमारे पास रोटेशन एक्सिस है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। मान लीजिए सिस्टम ये ऐसा है हमारा, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद क्या आ रहा है कि इस रोटेशन एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है, सेपरेशन है हमारे पास, जैसे ये RI लिया है मैंने, मास MI लिया है, तो उसका स्क्वायर करना है और इनका सम करना है सभी का, तो वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या बन गया? ml स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखनी है। अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया था एयरफोर्स के एग्जाम में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन में 2 तो ये थे, मास और ये जो है रोटेशन एक्सिस से सेपरेशन, रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी थी। और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन में एक ये भी था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसमें नहीं आती है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का हमें याद रखना है। किन किन ऑब्जेक्ट का याद रखना है वो अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले 2-4 फॉर्मूले और हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। वो क्या है? जैसे लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा है, वो मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम होता है इन एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लिखते हैं L से। वो क्या होता है? R क्रॉस में P। R क्या है? रोटेशन एक्सिस जो है वहां से सेपरेशन है, वहां से डिस्टेंस है, तो R क्रॉस P। इसको एक फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में भी हम लिखते हैं I इंटू में ओमेगा जो है वो होता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये बात ध्यान रखनी है, I इंटू में ओमेगा। ठीक है,
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट है इसमें एक टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इन रोटेशनल मोशन, फोर्स इन एंगुलर मोशन। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे टॉर्क से, और ये होता है आर क्रॉस में फोर्स, आर क्रॉस में एफ। इसमें एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम आ रहा था, टॉर्क में यहाँ पे फोर्स आता है, ठीक है। आल्सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू में एल्फा। यहाँ पे ओमेगा आ रहा था, यहाँ पे एल्फा आ रहा है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें आप चलते हैं काइनेटिक एनर्जी इन ए रोटेशनल मोशन। ये भी फॉर्मूला ही बता रहा हूं मैं, रोटेशनल मोशन। तो जैसे लीनियर मोशन में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगी, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो मैंने बताया कि एंगुलर मोशन में मास की तरह रिएक्ट कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो एम की जगह आ जाएगा आई, और वी जो है रोटेशनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, आई ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर दें, एल पुट कर दें। जैसे उसमें हमने बनाया था पी स्क्वायर बाई 2m, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2i। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है रेडियस ऑफ जायरेशन। अब वो क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब इसमें नाम दिख रहा है रेडिएशन, रेडियस है। तो रेडियस का मतलब क्या है, देखो रेडियस का मतलब ये है कि वही रोटेशनल एक्सिस जो है हमारी, वहां से डिस्टेंस है किसकी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, ठीक है। द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ये सारी चीजें हम रिजिड बॉडी के लिए कर रहे हैं। रोटेशनल एक्सिस मतलब अगर उसको रोटेट करें तो उसके हर एक पार्टिकल जो है वो बराबर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। तो सारी रिजिड बॉडी हमने ही कही है। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सारे रिजिड बॉडी के हैं। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास है, और ये हमारी रोटेशन एक्सिस है। तो यहाँ से सेपरेशन है, ये डिस्टेंस जो है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको आर से लिखो या कैपिटल के से लिख लो। तो के से लिख लो इसको, आर से तुम स्फीयर का रेडियस समझ रहे हो। तो ये है रेडियस ऑफ जायरेशन के। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें ऐसे निकालेंगे, देखो कैसे, हमें बताऊंगा मैं। तो क्या होगा, मास इंटू में के स्क्वायर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, है ना। और वो किसके बराबर होगा, सभी पॉइंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तो सभी पॉइंट्स का सम करना है, MI/RI स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पे के है। अगर हमारे पास कोई ऐसे चीज गिवन हो, जैसे स्फीयर गिवन है ना, तो स्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो याद रखना है। तो वहां से तुम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हो, के कितना आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो वो तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक यही करते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम कुछ फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर रोड बोल दो या फिर बार बोल दो। तो वो जो रोड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रोड। तो एक रोड में बना देता हूं, चलो ऐसे कोई भी रेक्टेंगुलर टाइप में बना लो या सिलेंड्रिकल टाइप में बना दो। एक रोड है, ठीक है, सिंपल, एक वायर टाइप में, ज्यादा मोटाई नहीं है उसकी, सिंपल एक रोड है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है, वो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूँ सीधा। ये हम रोटेशन एक्सिस हम ले रहे हैं जस्ट परपेंडिकुलर टू द रोड। ये हमारी रोटेशन एक्सिस है, और यहाँ से जो इसकी सेपरेशन है वो कितनी मान लेता हूँ मैं, ये टोटल जो लेंथ है इसकी कितनी है, टोटल लेंथ जो है इसकी L मान लेता हूँ मैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू रोड अबाउट सेंटर।
सेंटर पे ये एक्सिस होनी चाहिए हमारी, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कितना आएगा 1/12 ml²। m जो है इसका मास है रोड का पूरे का, और लेंथ l जो है उसकी है, और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे ml² को, तो वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर के और परपेंडिकुलर टू द रोड। एक रोटेशन एक्सिस बनाई है उसके सेंटर के अलोंग, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक यूनिफॉर्म रोड के लिए। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए। रेक्टेंगुलर लेमिना मतलब कोई रेक्टेंगुलर शेप का बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मैं बना रहा हूं, तो इसमें एक रोटेशन एक्सिस हम बनाएंगे अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेमिना। तो इसकी एक लेंथ मान लेता हूं मैं और ये ब्रेथ मान लेता हूं। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा 1/12 तो करना ही करना है, m भी करना है साथ में, l² + b²। ठीक है, जैसे एक का आया था ml²/12 एक का, तो दूसरे का भी यही आएगा mb²/12। तो उन दोनों को ऐड कर देना है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टोटल। तो अगर स्क्वायर हो यहाँ पे तो l और b बराबर पुट कर देंगे, तो l और b बराबर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ml²/6 बन जाएगा स्क्वायर लेमिना के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आती है बात रिंग की। रिंग की देखो, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं तुम्हें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दो चीजें यूज आती हैं बार बार इसमें। वो क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं सेंटर के अलोंग। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, जैसे हमने क्या किया है, किसी की एक रोटेशन एक्सिस ये है, तो इसके अलोंग मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, और हमें निकालना है कोई दूसरी रोटेशन एक्सिस। जैसे मैं ले लेता हूं सर्कल, जैसे सर्कल मैंने बना दिया, तो एक एक्सिस मैंने ये ले ली जस्ट परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे ले लो, चलो ये है। ठीक है, तो एक दूसरी एक्सिस मैं बनाता हूं ये वाली जस्ट इसके पैरेलल। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे अगर हमें पता है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जस्ट ये प्लस में m टाइम्स ये जो इनकी बीच की सेपरेशन है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पैरेलल एक्सिस, तो इसको चलो मैं लेता हूँ सेंटर, और ये मैं ले लेता हूँ कुछ पैरेलल ए ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे। तो आई ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई सी प्लस में m, और इसकी रेडियस पुट कर देंगे mr²। मतलब ये जो भी सेपरेशन है r, रेडियस हो सकता है रेडियस हो या फिर कुछ और हो, तो सिंपल वही पुट कर देंगे r, या फिर l जो भी आए वही पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी अगर इसके अलोंग हमें पता है ml²/12 है, तो इसके अलोंग जो है एंड पॉइंट के अलोंग हम निकाल सकते हैं क्या, इसमें ऐड कर देंगे कितना m l, ये कितनी लेंथ है l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली इसके अंदर भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर हमें देखो 3 एक्सिस हमने पढ़ी अभी तक, तो अगर हमें 2 एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो तीसरी एक्सिस को हम दोनों का इन दोनों का सम कर देंगे, तो तीसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारे पास। अगर एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, वाई एक्सिस अगर रोटेशनल एक्सिस है तो वहां का पता है, तो दोनों का ऐड कर देंगे, तो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। थर्ड जो हम है वो लेते हैं रिंग, सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, तो इट्स अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, एंड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब ये वाली एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस होगी तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, सिंपल mr², r जो है उसकी रेडियस है। अगर मैं कहूं अबाउट इट्स सेंटर अलोंग इट्स डायमीटर, अलोंग इट्स डायमीटर, तो वो कितना होगा, ½ mr²। ठीक है, डायमीटर के अलोंग, जैसे ये डायमीटर है तो इसके अलोंग हम करेंगे तो ½ mr²। नेक्स्ट है ऐसे ही होगा। अब सर्कुलर, ये तो रिंग ली थी, मतलब रिंग मतलब अंदर से खाली है। अगर डिस्क हो, डिस्क प्लेट टाइप में है ना, अंदर से खाली नहीं है वो, तो उसमें क्या होगा, सर्कुलर डिस्क, अंदर से ये खाली नहीं है, अंदर से भरी पड़ी है। तो अबाउट इट्स सेंटर पर एंड परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका आधा कर दो, एंड अबाउट इट्स सेंटर एंड अलोंग इट्स डायमीटर। सेंटर से तो ये भी टच कर रही है रोटेशन एक्सिस, है ना, ये वाली,
तो अबाउट इट्स सेंटर एंड अलोंग इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलोंग कितना होगा इसका भी आधा कर दो तो 1/4 mr²। तो ये फॉर्मूले तुम्हें सीधे सीधे याद रखने हैं। तो जैसे मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन अभी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे यूज आ सकते हैं ये। जैसे हमें दे देंगे कोई भी एक सर्कुलर रिंग दे दी, ठीक है, तो उसकी फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन, क्वेश्चन ये है, तो सीधा ये पुट करेंगे mk² = I। तो वो गिवन होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किस एक्सिस पे हम निकालें। जैसे अलोंग इट्स डायमीटर अगर निकाला है तो 1/2 mr² पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 mr²। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, k जो है सिंपल क्या आ जाएगा 0.5 और उसका √r। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले तुम याद है तो सीधे सीधे तुम कर दोगे। नेक्स्ट इसमें अब लास्ट हम पढ़ते हैं स्फीयर के बारे में, एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, बस दो ही पढ़ेंगे लास्ट, बस वही है। 5th नंबर है होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। स्फीयर तुम्हें पता है क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर है, एक सर्कुलर जो है 3 डायमेंशनल में होता है। होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इसमें भी 2 एक्सिस होंगी, पर वो दोनों एक्सिस बराबर ही होंगी। यहाँ पे तो डायमीटर और परपेंडिकुलर दोनों ही सेम होंगी। तो सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम होगा, और होलो स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मिलेगा 2/3 mr²। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है अगर कोई सॉलिड स्फीयर दे देंगे तुम्हें। ये है अबाउट इट्स डायमीटर, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलोंग। ठीक है, कोई भी एक जैसे स्फेरिकल बॉल है तो उसमें कहीं पे भी आप तो ऐसे जाओगे तो सेंटर से ही जाएगा और डायमीटर के अलोंग ही जाएगा। तो कोई भी पॉइंट है, सारे डायमीटर बराबर हैं। रिंग के केस में डायमीटर अलग था और परपेंडिकुलर जो है उस रिंग के वो अलग पार्ट था, तो इसलिए 2 आप फॉर्मूले आ रहे थे, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूले ही आएंगे। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। मेनली इसमें ये होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिंग वाला इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं यहीं से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये पुट करेंगे और इक्वल टू mk²। तो वहां से हम k निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस और रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिजिड बॉडी और मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हो। इस पे क्वेश्चन जो है हम बाद में कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं है इसमें, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो बुक में है क्वेश्चन, वो ट्राई कर सकते हो।